गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे लिक्विड स्टेट। द्रव अवस्था में अणुओं का ना तो पूर्ण रूप से निश्चित विन्यास होता है, ना ही वे पूर्ण रूपेण अव्यवस्थित होते हैं। यही कारण है ठोस और गैस की तुलना में द्रवों को सैद्धांतिक विवेचना करना बड़ा कठिन है। अतः लिक्विड द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनकी स्वयं की कोई निश्चित आकृति नहीं होती, परंतु इन्हें जिस पात्र में रखा जाता है यह उसी पात्र के आकार को ग्रहण कर लेते हैं। गैसों को किसी भी आकृति के पात्र में लेने पर यह उस पात्र का आकार ग्रहण करने के साथ साथ पूरा उसे भर देती हैं, जबकि द्रव के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उस पात्र को पूरा भर दें। इन सबके अतिरिक्त ठोस वे पदार्थ हैं जो ना तो पात्र की आकृति ग्रहण करते हैं, ना ही उसे पूरा भरते हैं। अर्थात ठोस जिस भी पात्र में रखे जाते हैं, पात्र की आकृति से उनकी आकृति का कोई संबंध नहीं होता। अंतर आणविक मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जब अणु एक दूसरे के पास आते हैं तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल प्रभावी होते हैं। गैसों के अणुओं के बीच में आकर्षण बल नहीं होते, किंतु ठोस और द्रव अवस्था में इस प्रकार के बलों की उपस्थिति के कारण अणु एक दूसरे के पास आ जाते हैं। यह माना जाता है कि F दो अणुओं के बीच का बल है और उसकी स्थितिज ऊर्जा EP है, तो उसको इस समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। F इज इक्वल टू DEP/dr, जहाँ पर R दो अणुओं के बीच की दूरी है, जबकि अणु अनंत दूरी पर स्थित होते हैं। EP शून्य है क्योंकि स्थित ऊर्जा, जिसे पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, आपेक्षिक मात्रा रिलेटिव क्वांटिटी है। इसे बलों की तुलना में ऊर्जा के संबंध को स्पष्ट करना आसान है। जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ बहुत प्रकार के अंतर आणविक बल हैं जो कि दूरी के साथ साथ ऊर्जा में परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ऊर्जा है, यहाँ पर ये दूरी ली गई है। इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, लघु परास शॉर्ट रेंज और दूसरा दीर्घ परास लॉन्ग रेंज। दोनों प्रकार की ऊर्जाएं संबंधित परमाणुओं का अणुओं के तरंग फलों के बीच अंतःक्रिया इंटरेक्शन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। लघु परास रेंज दूरी के साथ साथ बहुत अधिक, जबकि दीर्घ परास लॉन्ग रेंज बहुत कम परिवर्तित होते हैं। तो इस तरीके से हम इस ग्राफ के द्वारा लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज अणुओं की स्थिति को ऊर्जा और उनके मध्य की दूरी के बीच में हम दिखा सकते हैं। जैसे जैसे इनके बीच की दूरी जो है वो, यहाँ से अगर हम लें तो ये इनके बीच की दूरी जो है वो काफ़ी दूर है। जैसे जैसे पास आ रहे हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम हो रही है और फिर ये ज़ीरो होने के बाद एक स्थिति में आकर के बढ़ती है। इसी तरीके से यहाँ पर हम जब देखें कि ये भी इसी तरीके से आ रहा है और ये जो है यहाँ पर R0 है, जहाँ पर इसकी मैक्सिमम जो है वो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है और यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो इस तरीके से जो अंतर आणविक बल कार्य करते हैं वह आयन डायपोल, आयन द्विध्रुव, आयन प्रेरित द्विध्रुव, आयन इंड्यूस्ड डायपोल तथा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आयन इंड्यूस्ड डायपोल ऊर्जा इस श्रेणी में आने वाली विकिरित ऊर्जाएं हैं। लघु और दीर्घ परास अंतःक्रिया के आधार पर अंतर आणविक बल को के रूप में स्पष्ट किए जा सकते हैं। यदि हम ये देखें कि ये शॉर्ट रेंज के बारे में है और ये लॉन्ग रेंज के बारे में है, अब हम इसमें पहला फोर्स ले रहे हैं आयन आयन फोर्स। यदि दो आवेश ZAE और ZBE एक दूसरे से R दूरी पर हैं तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों द्वारा व्युत्क्रम वर्ग नियम इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करते हैं। अर्थात F इज इक्वल टू ZA ZB E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4πε0 एप्सिलॉन R, या EP इज इक्वल टू ZA ZB E स्क्वायर अपॉन 4πε0 एप्सिलॉन R। यहाँ पर एप्सिलॉन 0 निर्वात की
पारगम्यता है तथा एप्सिलॉन विलय का परावैद्युतांक स्थिरांक है तथा एप्सिलॉन का मान निर्वात में उपस्थित आयनों के लिए 0 होता है, जबकि विलयन में उपस्थित आयनों के लिए इसका 0 के अतिरिक्त कुछ संख्यात्मक मान अवश्य हो सकता है। अब हम ले रहे हैं आयन डाइपोल फोर्स, आयन द्विध्रुव बल। जैसा यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि आयन और द्विध्रुव, यहाँ पर एक आयन है, ये वाला केटायन है, और ये दूसरे मॉलिक्यूल के पास जब जाता है तो उसमें चार्ज सेपरेशन कर देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी ये द्विध्रुव के रूप में कार्य करता है। दोनों के सेंटर के बीच की दूरी r है और ये इसके मध्य के अंदर एक थीटा एंगल बना हुआ है। तो ये आयन और ये डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स को या उसकी अंतःक्रिया को प्रदर्शित करता है। आयन और आवेश से के बीच की दूरी r पर स्थित है। आयन और द्विध्रुव के बीच में बल कोण थीटा पर निर्भर करता है। यदि r द्विध्रुव की लंबाई से बहुत अधिक है तो बल व स्थितिज ऊर्जा क्रमशः निम्न समीकरण के द्वारा जो है वो दी जा सकती है। F = ZA E म्यू cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर एप्सिलॉन r3, या EP = ZA E म्यू cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन r²। यहाँ पे म्यू जो है वो द्विआघूर्ण है। कोई भी अणु या परमाणु जिसमें स्थिर द्विआघूर्ण नहीं होता, इसमें वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में द्विआघूर्ण उत्पन्न किया जा सकता है। माना कि वैद्युत क्षेत्र में की तीव्रता E है और प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण अल्फा E है, जहां अल्फा अणु की वैद्युत ध्रुवता है। अतः इस स्थिति में आयन और प्रेरित द्विध्रुव के बीच में आकर्षण होगा। किसी आयन के आवेश में ZaE के लिए ध्रुवता वाले अणु से r दूरी पर स्थित होने पर स्थित ऊर्जा का मान जो है वो EP = अल्फा ZaE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r4 के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो आज हमने दो फोर्स पढ़े, आयन डाइपोल फोर्स और आयन फोर्स। अब नेक्स्ट टर्न के ऊपर हम दूसरे दो फोर्सों को हम और लेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर यदि किसी अणुओं के अंदर दो समान आयन उपस्थित हैं तो किस प्रकार आयन वैद्युत जो है वो द्विध्रुवण उत्पन्न नहीं करता। आयन प्रेरित द्विध्रुव बल कमजोर होता है, ये लघु परास का आकर्षण बल है। इस प्रकार के पदार्थ आयनिक पदार्थों के घुलने के लिए ऊर्जा उपलब्ध नहीं कराते, इसलिए इस प्रकार के पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील नहीं होते। थैंक यू।